दोस्तों, फेसबुक लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत। और लोकतंत्र के महापर्व का आज एक तरह से एंड है, क्योंकि मैं इस चुनाव को सिर्फ बिहार चुनाव और बिहार चुनाव के रिजल्ट के संदर्भ में ही नहीं देखना चाहूंगा और न उस पर आपसे बात करूंगा। मैं बात करूंगा कि बिहार चुनाव के साथ जो देश के अन्य राज्यों में अन्य भागों में उपचुनाव हुए हैं उसके रिजल्ट और बिहार के जो रिजल्ट आ रहे हैं और रात 11 बजे तक जो कुछ भी क्लियर होगा। मैं आपको सिर्फ बिहार के चुनाव पर वो बातें करूं तो वो शायद कम होगा। मैंने पहले भी कहा था, अगर आपको याद हो, कि ये जो चुनाव है, चाहे उपचुनाव और चाहे बिहार का चुनाव, ये केंद्र सरकार के कामों का और कामों पर जनादेश होगा। साथ ही साथ उन राज्य सरकारों का भी टेस्ट होगा जो राज्य सरकारें उन जगहों पर इस समय फिलहाल सत्ता में हैं। और अगर आप याद करें तो जो मैंने बात कही थी, मैंने 3 वीडियोस इस पर बनाए थे और मैंने स्पष्ट कहा था, इवन कि जब बिहार चुनाव पर एग्जिट पोल भी आया तो मैंने कहा था एग्जिट पोल बिल्कुल गलत होंगे और चुनाव बहुत ही कांटे का होने जा रहा है, लेकिन सरकार एनडीए बनाएगी। और अगर आप जाके देख सकते हैं हार्ट टॉक इंडिया पर और फेसबुक लाइव पर, जब जब भी मैं आया हूं, इवन कि परसों तक, जब पूरे देश में कुछ बड़े चैनलों के एग्जिट पोल पर एक चर्चा हो रही थी और आरजेडी के दफ्तर में तो बाकायदा जश्न का माहौल था। हालांकि तेजस्वी यादव ने उसको बहुत संयमित करने की कोशिश की, जो उन्होंने बहुत दिमाग का काम किया, बड़ी समझदारी का काम किया। और इस तरह से जो रिजल्ट आ रहे हैं, फिर मैं कह रहा हूं कि इसको हम पूरे संदर्भ में देखें। ये लड़ाई पूरी तरह से राष्ट्रवाद बनाम सेकुलर फोर्सेस की एक संयुक्त लड़ाई थी। सेकुलर फोर्सेस एक तरफ थी और राष्ट्रवादी शक्तियां एक तरफ थी। और बिहार चुनाव के साथ ये मत भूलिए कि मध्य प्रदेश का भी उपचुनाव हुआ, जहां पर बीजेपी कंफर्टेबल मेजॉरिटी में आ गई और एक बड़े बढ़त के साथ जीत दर्ज की है। साथ ही यही नहीं, बिहार के साथ उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव हुए हैं, वहां तो योगी आदित्यनाथ का जलवा चला है। और अब से कुछ ही देर पहले योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बात कही है, उससे स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अभी भी जो काम आगे बढ़ रहा है उसको देश का जनमानस स्वीकार कर रहा है। हो सकता है कि इंटेलिजेंसिया एक बड़ा वर्ग जो है या एक सत्ता से जो सहमत नहीं है उसका वर्ग बड़ा, और बिहार के भी चुनाव में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप देखिए कि हम एकदम से तेजस्वी यादव या यूपीओ को पूरी तरह से नकार नहीं सकते, लेकिन चौथी बार भी अगर एनडीए की सरकार बनने जा रही है, और मैं एक बार फिर कह दूं कि एनडीए की सरकार बनेगी तो नीतीश मुख्यमंत्री होंगे, ये बात मैं बराबर कह रहा हूं, चाहे बीजेपी की सीट ज्यादा भले आ जाए। उसके भी पीछे कारण, और वो सारे कारण ये हैं कि प्रधानमंत्री ने जब हर एक चुनाव सभा में स्पष्ट रूप से 4 एनडीए के घटक दलों की बात की और मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने नीतीश कुमार की बात कही है, तो इन परिस्थितियों में जब बिहार में एनडीए, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, सरकार एनडीए की बनेगी, ये जो अभी आप आज अभी अभी तक जो समय हो रहा है उसमें 130 पर एनडीए जाती हुई दिख रही है, 110 या 111 पर यूपीए पहुंच रही है, अंततः 122 को एनडीए टच करेगी। हो सकता है कि इसमें एलजेपी का भी सहयोग लेना पड़े, लेकिन सरकार एनडीए की बनेगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। नीतीश कुमार को अवॉइड करना, उनको साइडलाइन करना, उनको दरकिनार करना, ये फिलहाल अभी वस्तुस्थिति नहीं है। अगर मान लीजिए बिहार में एक बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी उभर भी गई, तो उन स्थितियों में चूंकि ये पूरा चुनाव प्रधानमंत्री की ताकत पर लड़ा गया है, और मैं फिर कह रहा हूं कि कोविड काल में, जबकि अभी पोस्ट कोविड एरा नहीं शुरू हुआ है, कोविड काल पर ये पूरे देश में जहां भी चुनाव हुए वो रेफरेंडम है। अगर इसको अभी भी नहीं मानते हैं, जिस बात को मैं बराबर कह रहा हूं, उस रेफरेंडम में प्रधानमंत्री की जो रणनीति थी
प्रधानमंत्री की जो ताकत थी, उनकी जो पकड़ थी, उसका उन्होंने इस्तेमाल किया और हर एक जगह के चुनाव परिणाम में उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है। यही मैंने बराबर 3 बार मैंने बिहार के चुनाव में 3 बार मैंने फेसबुक लाइव के जरिए और अपने यूट्यूब पर भी मेरी वो बातें हैं, आप देख लीजिए, जिसमें मैंने कहा था चुनाव कांटे का टक्कर हो रहा है। मेरा आधार वहां पर कार्यरत कुछ 10-15 ऐसे पत्रकार हैं जो विभिन्न जिलों में काम कर रहे हैं और जिनकी रिपोर्ट हम बराबर लेते रहे हैं और उसके आधार पर हम आपसे बात करते रहे। लेकिन जब एक बार एग्जिट पोल आया तो उसके बाद एक पूरी फिजा बदल दी गई। देखिए, ये नैरेटिव सेट करने का जो तौर तरीका है, आज भी मैं देख रहा हूं, मैं सुबह से ही विभिन्न टीवी चैनलों पर जो उसके परिणाम आ रहे हैं, वहां पर जो विशेषज्ञ बैठ रहे हैं, 2-4 बड़े चैनलों पर कुछ विशेषज्ञ बैठे हैं। मैंने तो एक दो को भी बात भी किया था, क्योंकि उनसे वो हमारी बातों पे और हमारे साथ बराबर टीवी चैनल्स पर जब डिबेट होता रहा तो बैठते रहे हैं, जिसमें राहुल लाल भी हैं, ऋषि शंकर हैं और कुछ ऐसे बड़े पत्रकार हैं जो बड़े चैनलों पर बैठ रहे हैं। लेकिन मैंने उस समय भी उनसे कहा था, ऋषि शंकर ने तो, जो कि अभी एबीपी न्यूज पर बैठ करके बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा था सर आपकी बात सही नहीं होगी। लेकिन स्पष्ट मानिए कि कुछ ऐसे न्यूज़पेपर के पत्रकारों की जो रिपोर्ट होती वो अंततः बिल्कुल सटीक हुई, सीट दर सीट, और उसी आधार पर मैंने कहा था कि सरकार एनडीए की बनेगी, लेकिन मैजिक फिगर और कोई फिगर पर चर्चा इसलिए नहीं की जा सकती कि अंततः जो नौकरियों का एक बड़ा जुमला, मैं शब्द कहूंगा, क्योंकि यही एक कमी तेजस्वी यादव की रह गई। और मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव अगर चुनाव हारते भी हैं तो निश्चित रूप से माइनस लालू या लालू फैमिली के आवरण से निकल करके तेजस्वी यादव ने अपने आप को एक नेता के रूप में स्थापित किया, जो मुझे लगता था कि ऐसा नहीं कर पाएंगे। अगर वो ऐसा करते हुए दिख रहे हैं तो एक बड़ी कामयाबी तेजस्वी यादव के, जो कि अभी 31 साल की उम्र हुई है, एक बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। लेकिन आप इस बात से सहमत हो या ना हो, राहुल गांधी की जिस तरह से वहां पर चुनाव प्रक्रिया के दौरान वहां पर भाषणबाजी हुई और जो संबोधन हुआ, उससे जनता तेजस्वी यादव के प्रति जो बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही थी, उसमें कमी आ गई। और ये बात मैं बराबर कहता था कि कांग्रेस कहीं आरजेडी की बढ़ती ताकत पर कहीं बड़ा एक ग्रहण न लगा दे, और वही फिलहाल अभी 6:30 बजे तक यही स्थिति दिख रही है। वोटों की गिनती तक रात 10 से 11 बजे तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन यकीन मानिए, चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन इतना जरूर है कि कांटे का टक्कर है। अभी तो कम से कम 20 सीटों पर 200 से 400 का अंतर चल रहा है, लेकिन ये कंटिन्यूटी बरकरार है। और इस कंटिन्यूएशन में अगर 132 से अगर हट भी जाए तो स्थिति मान लीजिए अगर 120 पर भी एनडीए की आती है, अंततः एलजेपी का साथ बीजेपी ले लेगी। इतना जरूर जानिए कि उन स्थितियों में अगर बड़ा उलटफेर नहीं हुआ, जो कि नहीं लगता, तो सरकार एनडीए की ही बनेगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, यह रेफरेंडम है मोदी सरकार के ऊपर, जिस मोदी सरकार ने पिछले 8-9 महीनों से कोविड एरा को झेला है और जिसमें प्रवासी मजदूरों की समस्या और ढेर सारी ऐसी बातें हुई हैं। मैंने उसी दिन कहा था जब प्रधानमंत्री ने कहा था, मां तुम छठ की तैयारी करो, तुम्हारा बेटा बैठा हुआ है दिल्ली पर। ये याद रखिए कि जो ग्रामीण वोट, ग्रामीण ईवीएम पर खुलने की बात कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों की, उसमें भी भाजपा बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रही है और करेगी। मेरा अपना अनुमान है कि भाजपा को 80+ सीटें मिलने का अनुमान था, जो मैं बराबर कहता रहा और आज भी इस बात को कह रहा हूं। अगर उससे कहीं कोई कमी होती है तो उसमें एलजेपी का एक बड़ा फैक्टर है। एलजेपी आरजेडी के लिए नुकसानदायक हुई, बीजेपी के लिए नुकसानदायक हुई, या अपने लिए नुकसानदायक हुई, ये एक विश्लेषण का विषय हो सकता है। लेकिन इतना तय मानिए कि एलजेपी बिना बीजेपी के अब अपनी राजनीति को आगे नहीं बढ़ा पाएगी। और यही बात झलक रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हर एक संबोधन में, यहां तक कि उन्होंने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी, तो साथ ही साथ जनवादी नेता और समाजवादी चिंतक रघुवंश बाबू को भी उन्होंने श्रद्धांजलि दी। और जिस अंदाज में उन्होंने विकास के मॉडल को और
केंद्र की नीतियों को और केंद्र के जितने प्रोग्राम्स को उन्होंने बिहार के हर एक चुनावी सभा में प्रस्तुत किया, उसका बहुत ही पॉजिटिव असर हुआ है। लेकिन इतना जरूर तय है कि आरजेडी जो जदयू की अपेक्षाएं थी वो फिलहाल उतना कारगर साबित होती हुई नहीं दिख रही जो उनकी अपेक्षाएं थी। हो सकता है कि इसमें एंटी इनकम्बेंसी 15 साल के बाद दिखे, लेकिन इन तमाम मुद्दों के बावजूद नीतीश कुमार को बीजेपी गठबंधन की राजनीति के चलते दरकिनार नहीं कर सकती। इसलिए किन्हीं भी परिस्थितियों में अगर ये सरकार एनडीए की बनती है तो नीतीश कुमार पहले चॉइस होंगे, वही मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किए जाएंगे। अब ये और बात है कि जो अब से कुछ ही देर बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेता अर्थात भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अमित शाह के साथ कई बड़े नेता वहां पर बैठक कर रहे हैं भाजपा हेड ऑफिस में, वहां पर क्या कुछ तय होता है। लेकिन इतना है कि नीतीश कुमार के प्रोजेक्शन में कहीं कोई कमी नहीं आने वाली है। ये और बात है कि नीतीश कुमार जदयू की और अपने स्वयं की राजनीति को देखते हुए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि उनका आखिरी चुनाव है, वो कोई एक बड़ा डिसीजन न ले ले और केंद्र में वो खुद आने की पहल करें और भाजपा के लिए कोई रास्ता साफ करें। ये ऐसा हो सकता है जिसमें नीतीश कुमार का कद और बढ़ सकता है। लेकिन ये राजनीति के एक डेवलपमेंटल एक स्थिति की बात मैं कर रहा हूं। लेकिन जिस प्रोजेक्शन में नीतीश कुमार को रखा गया था प्रधानमंत्री के द्वारा, पूर्व भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के द्वारा, वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा, उसमें नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किए जाएंगे। राजनीति कितने समय बाद इस स्थिति में बदलती आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है, यह दिलचस्प है कि सरकार राजद की बनेगी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन गठबंधन अर्थात एनडीए की बनेगी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किए जाएंगे और यह चुनाव पूरी तरह से प्रधानमंत्री के कार्यों को लेकर था, प्रधानमंत्री की नीतियों को लेकर के था। राष्ट्रवादी चिंतन और चिंतक दोनों के तौर तरीके से देखा जाए और साथ ही साथ विकास का जो एजेंडा है उस पर भी जनता ने मुहर लगाई है। लेकिन कांटे का टक्कर वहां पर होता है जब 10 लाख से 18 लाख नौकरियों को देने का एक बड़ा मामला आता है और पहले राउंड के बाद जब दूसरा और तीसरा राउंड होता है वहां पर दोनों तरफ वोटर जमकर निकले हैं। लेकिन वो सारे मान्यताएं और वो सारी बातें तोड़ दी हैं बीजेपी ने अभी तक के अपने प्रदर्शन में, जिसमें ये माना जाता था कि मुस्लिम वोट बैंक एक तरफ चला जाएगा और इस तरह से ऐसा हो जाएगा। पूरी तरह से विकास के एजेंडा को प्रभावी माना गया है। लेकिन युवकों का एक आकर्षण दिखा है जो सीधे सीधे आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के प्रति, और उसी कारण से ये चुनाव बहुत ही क्लोज कंटेस्ट में जा रहा है। लेकिन अंततः 122 पर ही अगर पहुंचे एलजेपी के सहयोग से सरकार एनडीए की ही बननी है, क्योंकि मार्जिन अब 15 से 20 सीटों का पिछले 7 से 8 घंटों तक है। रही बात मध्य प्रदेश उपचुनाव की, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की और कर्नाटक के साथ साथ तेलंगाना के भी एक उपचुनाव की, जहां भाजपा ने बेहतर प्रदर्शन किया है, अर्थात कैडर की राजनीति से लेकर के प्रधानमंत्री की रणनीति कोविड से निपटने और विकास के एजेंडे को बढ़ाने के तौर तरीके के तौर पर अगर देखा जाए तो पूरी तरह से स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री के निर्देशन में और उनकी अगुवाई में एनडीए की जो सरकार चल रही है उस पर जनता का पूरा ध्यान है और जनता का पूरा समर्थन है। इस रेफरेंडम में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पूरी तरह से पूरे दमखम के साथ जिस तरह से प्रस्तुति दी है और जिस तरह से जनता में संवाद किया है, वो बिहार से लेकर के उसका जो असर है वो तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक का है। अब राजनीति किस तरफ बैठेगी और क्या आगे होगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन हाँ, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि लालू के जो एक आवरण से निकल करके तेजस्वी यादव ने अपने आप को एक नेता के रूप में तो पूरी तरह से स्थापित किया है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस एक बहुत बड़ी समस्या उन पार्टियों के लिए हो जा रही है जो एंटी बीजेपी या राष्ट्रवादी शक्तियों के
खिलाफ जो एक गठबंधन हो रहा है, उसमें चूंकि राहुल गांधी की भूमिका और उनकी जो बातें हैं, जनता उसे बहुत ही निगेटिविटी के स्तर पर लेती है और यहाँ तक कि कभी-कभी वो हास्यास्पद स्थिति के तौर पर देखी जाती है और लगता है कि बिहार में उसका नुकसान हुआ, जिसकी बात मैं पहले कह रहा था और आज भी कह रहा हूं। लेकिन इतना तय मानिए कि मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को ही पेश किया जाएगा। ये और बात है कि जदयू की राजनीति और अपनी राजनीति को देखते हुए नीतीश कुमार कोई एक बड़ा फैसला न ले लें और हो सकता है उन स्थितियों में केंद्र में उनकी उपस्थिति राजनीति की एक नई दिशा को आगे बढ़ाते हुए दिखे। बहरहाल अभी तक के फेसबुक लाइव में फिलहाल इतना ही, लेकिन इतना जरूर है कि तमाम एग्जिट पोल और उसके पहले प्री पोल सर्वे में जिस तरह से बातें की गई थी, मैं जिस बात पर बराबर अड़ा रहा और वो ये था कि ये रेफरेंडम है और इस पूरे चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी एक प्रमुख बिंदु होंगे, वो बात स्टैब्लिश हो चुकी है और वो सारे चैनल मान रहे हैं। और ये बात मैंने परसों तक कही थी, आप उठा करके हार्ट अटैक इंडिया पर जाकर के देख सकते हैं। मैंने जो बात कही थी वो बात साबित हुई। इतना जरूर है कि तेजस्वी यादव एक युवा नेता के तौर पर गैर भाजपा या गैर एनडीए विकल्प के तौर पर एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हुए नजर आए हैं, लेकिन राहुल गांधी के साथ उन्हें कितना नुकसान हुआ है, शायद ये बात वो आकलन करते हुए दिख रहे हैं। इस लाइव में इतना ही और रात 11 बजे तक स्पष्ट हो जाएगा कि हमने जो कहा था वो सही हुआ, सरकार एनडीए की ही बनेगी और ये बात अब स्पष्ट हो जा रही है। आप हमारी इस बात से अगर सहमत हैं तो प्लीज पूरी बातचीत को लाइव को इसको एक्सेप्ट करिए, इसको स्वीकार करिए और इसको शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल हार्ट अटैक इंडिया पर जाकर के उसको सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।